हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में इतिहास विषय का लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उसके दौरान हमने पढ़ा था हर्ष का धर्म और ज्ञान के संरक्षक के रूप में मूल्यांकन। तो यानी कि किस प्रकार हर्ष ने धर्म का व ज्ञान का संरक्षण किया और किस प्रकार उसके महत्व को उजागर किया। तो उसमें हमने पढ़ा था उसकी कनौज सभा और उसकी प्रयाग सभा। तो किस प्रकार प्रयाग सभा में उसने बहुत सारा धन धान्य था जो अपना, और कनौज सभा के दौरान सब कुछ दान में दे दिया था, सब कुछ स्पुर कर दिया था, सिर्फ अपनी सेना और हाथी घोड़ों के अतिरिक्त, और अपनी बहन से एक पुराना वस्त्र लेकर, उनकी बहन राजश्री से पुराना वस्त्र लेकर धारण किया, और फिर 10 दिशाओं के बुद्धों की पूजा की और प्रसन्नता अनुभव की कि उसके कोष दान और धर्म में समाप्त हुआ। यानी कि दान और धर्म में उसका कोष, उसका खजाना समाप्त हुआ। इस बात की उसको अत्यंत और अपार खुशी थी। आगे हम पढ़ेंगे आज हर्ष का शासन प्रबंध। सम्राट हर्ष स्वयं प्रशासन की धुरी था। हर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था, इंटरेस्ट लेता था। उसका विचार था कि प्रशासकीय कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए। उसका विचार था कि प्रशासकीय कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए। हर्ष बहुत परिश्रमी था, यानी कि मेहनती था। उसने दिन को 3 भागों में बांट रखा था। उसने दिन को 3 भागों में बांट रखा था, जिनमें से एक राज्य कार्य के लिए निश्चित था। यानी कि उसने दिन को 3 भागों में बांटा था, तो जिसमें पहला था राज्य कार्य के लिए निश्चित किया गया। उसका जो व्यक्तित्व था बहुत प्रभावशाली था। हर्ष को निरीक्षण यात्रा के लाभ में विश्वास था। निरीक्षण यात्रा करता था वो, उसमें वो विश्वास था उसको। यदि नगरों के निवासियों के आचार में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में कोई त्रुटियां होती थी या कोई कमी होती थी, तो वह स्वयं उनके बीच चला जाता था। तो वह राजा यानी कि हर्ष खुद उनके बीच में चला जाता था, किंतु उसकी यात्राएं नगरों तक ही सीमित नहीं थी। किंतु उसकी जो यात्राएं थी वो नगरों तक ही सीमित नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी, जो उसके नगरों के अलावा जो उसके नियंत्रण में, उसके शासन में जो गांव आते थे, उन क्षेत्रों की ओर भी वह उतना ही ध्यान देता था, उतनी ही उनकी निगरानी रखता था। जब राजा किसी स्थान पर ठहरता था, जब राजा किसी स्थान पर ठहरता था, तो प्रजागण उससे भेंट कर सकते थे। तो प्रजागण थे, जो प्रजा के लोग थे,
वो उनसे मिल सकते थे, भेंट कर सकते थे और उसके समक्ष अपनी जो कठिनाइयाँ थी, अपनी जो मुश्किलें थी उनको प्रस्तुत कर सकते थे। सिद्धांत के रूप में हर्ष का प्रशासन निरंकुश था और सिद्धांत के रूप में कहा जाए तो हर्ष का जो प्रशासन था, जो शासन था, वो निरंकुश था। किंतु लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वशासन प्राप्त था, किंतु जो लोग बाग थे उनको अपने अपने क्षेत्रों में स्वशासन यानी कि अपना शासन प्राप्त था। वो स्वतंत्र रूप से रहते थे। अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदाय के हाथ में था। जो ज़्यादातर कार्य था उसके शासन का, वो ग्रामीण समुदायों के हाथों में था। केंद्रीय सरकार और ग्राम सभाओं में परस्पर पर्याप्त सहयोग था, यानी कि जो केंद्रीय सरकार थी और ग्राम की जो सभाएं थी, जो गांवों में सभाएं वगैरह थी, उनके अंदर परस्पर पर्याप्त सहयोग था, यानी कि उनमें सहयोग की भावना थी। कुल मिलाकर हर्ष का जो प्रशासन था वो निरंकुश तथा गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था। गणतंत्रीय यानी कि लोकतंत्र भी कह सकते हैं। एक राजा होने के बावजूद भी लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की भांति वो अपना शासन करता था, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा वो महत्व देता था। उनकी स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता का विशेष ख्याल रखा जाता था। उनसे जाके वो प्रत्यक्ष रूप से उनके बीच में जाता, उनसे मिलता, उनकी विभिन्न समस्याओं से अवगत होता और उनका समाधान वो करता। अब आगे है हर्ष का जो मंत्री परिषद था। मंत्री परिषद का कैसे गठन करता था वो? सम्राट की सहायता के लिए, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। राज सिंहासन रिक्त होने की अवस्था में, खाली होने की अवस्था में परिषद अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी। राजावर्धन की मृत्यु पर मुख्यमंत्री भंडी ने, राजावर्धन की मृत्यु पे मुख्यमंत्री भंडी ने मंत्री परिषद की सभा का आयोजन किया और हर्ष के राजपद संभालने का प्रस्ताव रखा। यानी कि राजावर्धन की मृत्यु के पश्चात जो मुख्यमंत्री था उनका भंडी, उसने मंत्री परिषद की सभा का आयोजन किया, यानी कि सभी मंत्रियों को बुलाया और उनके बाद उसके साथ विचार विमर्श किया और हर्ष के राजपद संभालने का प्रस्ताव रखा, यानी कि हर्ष को राजा बनाया जाए, और इस प्रस्ताव को उसने उन मंत्रियों के सामने रखा। वहाँ उपस्थित सभी जन, जो सभी लोग थे, जो सभी मंत्री लोग थे, वो सहमत हो गए और हर्ष से राज्याधिकार ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। और हर्ष से राज्याधिकार, जो राज्य के अधिकार हैं, यानी कि एक राजा के रूप में उस पद पर उसको ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया, निवेदन किया। और मंत्री परिषद को शासक चुनने में ही नहीं बल्कि विदेश नीति में भी काफ़ी कुछ कहने का अधिकार है। यानी कि मंत्री परिषद को शासक चुनने का ही नहीं बल्कि विदेश नीति में भी काफ़ी कुछ कहने का अधिकार उनको प्राप्त था। अब आगे है सचिवालय। प्रतीत होता है कि राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय था। बाणभट्ट ने अवंती को विदेश तथा युद्ध मंत्री बताया। बाणभट्ट की रचना को जब हम पढ़ते हैं तो उसने अवंती को विदेश तथा युद्ध मंत्री बताया है, यानी कि हर्ष के शासनकाल में अवंती नाम का एक व्यक्ति था जो विदेश मंत्री और युद्ध मंत्री बताया गया है। सिंहानंद को उसने हर्ष का सेनापति कहा है। सिंहानंद था, उसने हर्ष का सेनापति कहा है। कुंतल को उसने घुड़सेना का अधिकारी बताया है। कुंतल है उसको घुड़सेना का अधिकारी। स्कंदगुप्त को हाथी सेना का प्रमुख कहा है। मधुबन ताम्रपत्र में स्कंदगुप्त को महाप्रमातार, महासामंत कहा है। उसी पत्र में सामंत महाराज ईश्वरगुप्त को रिकॉर्ड संरक्षक कहा जाता है, यानी कि रिकॉर्ड वगैरह रखना, लेखा जोखा रखने का संरक्षक कहा गया है। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में, बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में भानु को रिकॉर्ड संरक्षक कहा है। और मुख्य राज्य कर्मचारियों के नाम थे
महासामंत, महाराज, दो साधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक, विषयपति इत्यादि, ये सब मुख्य कर्मचारियों के नाम थे। उच्च प्रशासकीय सेवा में कुमारमात्य नियुक्त किए गए थे। क्या है? उच्च प्रशासकीय सेवा में कुमारमात्य नियुक्त किए गए थे। उन्हीं में से मंत्री, सचिवालय के अधिकारी और जिला अधिकारी लिए जाते थे, और उसी में से मंत्री, सचिवालय के अधिकारी और जिला अधिकारी लिए जाते थे। राजधानी के अपने राजकीय संदेशवाहक थे, जिन्हें हर्षचरित में दीर्घध्वज कहा गया है। सर्वगतः है नामक एक कर्मचारी का उल्लेख है, जो संभवतः गुप्तचर विभाग का सदस्य था। संभवतः अधिकांश उच्च कर्मचारियों को वेतन नगद नहीं दिया जाता था। राज्य के छोटे कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार नगद या भूमि के रूप में वेतन दिए जाते थे। पर हवेनसांग का मानना है कि मंत्रियों और अधिकारियों के वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। यह कहा जा सकता है कि हर्ष की जो प्रशासन प्रणाली देश की सामंत प्रणाली की अग्रगामी थी। अब आगे है सेना। हवेनसांग बताते हैं कि हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। हवेनसांग बताते हैं कि हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। अपने राज्य को विस्तृत करने के पश्चात, यानी कि अपने राज्य को विस्तृत यानी कि फैलाने के पश्चात, हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया था। हर्ष ने अपनी जो सैन्य शक्ति थी उसको भी क्या किया था? बढ़ाया था। फिर उसके पास 60,000 हाथी, फिर उसके पास 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार हो गए। और 60,000 हाथी थे उसके पास और 1 लाख घुड़सवार हो गए। घुड़सेना के लिए घोड़े सिंध, ईरान और कंबोज से मंगवाए जाते थे। और घुड़सेना के लिए जो घोड़े थे वो सिंध, ईरान और कहाँ से? कंबोज से मंगवाए जाते थे। पैदल सेना इससे भी कई गुना अधिक रही होगी। जो पैदल सेना थी वो इससे भी कई गुना अधिक रही होगी, किंतु इसकी ठीक संख्या नहीं दी गई है। पैदल सेना भी बहुत होगी, परंतु इसकी जो निर्धारित है यहाँ ठीक संख्या नहीं दी गई है। साधारण सैनिकों को चाट और भाट कहा जाता था। जो साधारण सैनिक थे, सामान्य सैनिक थे, उनको चाट और भाट कहा जाता था। घुड़सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा गया था। घुड़सेना के जो अधिकारी थे उनको बृहदेश्वर कहा गया था। पैदल सेना के अधिकारियों को, जो पैदल सेना के अधिकारी थे, उनको बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था, परंतु प्रमुख सैन्य अधिकारी को महासेनापति कहा जाता था। यानी कि ये अलग अलग इनको पैदल सेना के अधिकारियों को जैसे बलाधिकृत और महाबलाधिकृत और प्रमुख सैन्य अधिकारी को महासेनापति कहा जाता था। तो ये इस प्रकार से अलग अलग इनका नामकरण सेना के डिपार्टमेंट में किया गया था। अब है साम्राज्य के भाग। आगे है साम्राज्य के भाग। साम्राज्य के भाग थे
हर्ष का साम्राज्य भुक्तियों, विषयों आदि में विभक्त था, यानी कि नामकरण किया गया था, अलग अलग भागों में विभाजित था उसका जो शासन, तो उसका साम्राज्य, तो उसको भुक्तियों और विषयों इन नामों से जाना जाता था, इनमें विभक्त था। प्रांतों को भुक्तियों में बांटा गया था, जो प्रांत थे उनको भुक्तियों में बांटा गया था। हर्ष के मधुबन तथा बांसखेड़ा पत्रों में, हर्ष के मधुबन तथा बांसखेड़ा पत्रों में अहिछत्र भुक्ति का उल्लेख है। भुक्ति को वर्तमान में जिले समझा जा सकता है, यानी कि वर्तमान में जो जिले हैं वो हर्ष के शासनकाल में भुक्ति के नाम से जाने जाते थे, यानी भुक्ति को वर्तमान में जिले समझा जा सकता है। भुक्ति को कई विषय में बांटा गया था और भुक्ति को भी आगे विषय में बांटा गया था। संभवतः ग्राम का प्रशासन एक मुखिया के हाथ में था, जिसे ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था, यानी कि संभवतः जो गांव का शासन था वो एक मुखिया के हाथ में था, जिसे ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए कई लेखक थे जिन्हें कारणिक कहा जाता था, यानी कि जो ग्राम का मुखिया था ग्रामक्ष पटलिक, और उसकी सहायता के लिए भी कई लेखक थे जिन्हें कारणिक कहा जाता था, जिन्हें कारणिक कहा जाता था। अब आगे है कर। तो कर 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। तो हर्ष के शासनकाल के दौरान अगर हम करों की बात करते हैं तो 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से, इतिहास के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें। तो उसमें था यथा, भाग, हिरण्य और बलि। भाग, हिरण्य और बलि, ये 3 प्रकार के कर उस समय थे वे हर्ष के शासनकाल के दौरान। भाग भूमि कर था और पदार्थ के रूप में दिया जाता था। जो भाग था वो भूमि कर था और पदार्थ रूप में दिया जाता था। जो हिरण्य कर था वो कृषक या व्यापारी नकद दिया करते थे। हिरण्य करों को कृषक या व्यापारी नकद दिया करते थे। संभवतः नाव कर भी लिया जाता था और संभवतः एक नावकर था, नावकर वो भी लिया जाता था। आगे है व्यापारिक वस्तुओं पर नाप और तोल के अनुसार। जो व्यापारिक वस्तुएं थी उन पे नाप और तोल के अनुसार उनसे कर वसूला जाता था, टैक्स वसूले जाते थे। कृषि उत्पादन में सम्राट का छठा भाग था। जो कृषि उत्पादन होता था तो छठा भाग वो सम्राट का था, राजा का था। अनिवार्य श्रम भी लिया जाता था। जो अनिवार्य श्रम था वो भी लिया जाता था, लेकिन उसके लिए पारिश्रमिक दिया जाता था, परंतु उसके लिए उसकी मेहनताना दिया जाता था। हावेनसांग ने लिखा है कि राजभूमि को 4 भागों में बांटा गया था। हावेनसांग ने यह भी लिखा है कि जो राजभूमि थी उसको 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग राज्य कार्य चलाने के लिए तथा दूसरा भाग मंत्रियों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कहते था। तीसरा भाग जो सुयोग्य व्यक्ति थे, जो सूझवान व्यक्ति थे, उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको इनाम देने के लिए, उनको पारितोषिक देने के लिए किया जाता था। और चौथा भाग था जो धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए था। यानी कि जो राजभूमि को भी किसने क्या, हैंसवांग के अनुसार राजभूमि को भी 4 भागों में बांटा जाता था। एक भाग था जिसमें राज्य कार्य चलाने के लिए, दूसरा भाग मंत्रियों तथा अन्य राज कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, और तीसरा भाग था जो सुयोग्य व्यक्ति थे, जो सूझवान व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, विद्वान लोग थे, उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको इनाम देने के लिए था। और जो चौथा भाग था वो धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए किया जाता था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे है दंड विधान, उसको हम पढ़ेंगे आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो इसमें से आपको करना है हर्ष के शासन प्रबंध के दौरान मंत्री परिषद और सचिवालय का वर्णन।
हर्ष के शासन प्रबंध के अंतर्गत मंत्री परिषद और सचिवालय का वर्णन करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।